अभी एडीआर की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें यह बताया गया है कि कितने ऐसे एमपी एमएलए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि वंशानुगत है, यानी कि जिनके पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे और अभी वो बच्चे भी हैं, और कितने बिलियनियर है, यानी कि जिनके 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है, और इससे लेकर क्या कानून बने हुए हैं। ये इतनी ज्यादा क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, वो क्यों बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। और साथ में ये देखेंगे इसको लेकर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पीसीएस और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पेपर जो पॉलिटी वाला उसके साथ साथ आपके एससी और एथिक्स में जगह जगह यूज हो सकता है। इसके डाटा का जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो रिपोर्ट है इसमें दिया गया है कि इसने क्या किया, ये एडीआर करके आपको हल्का से बता देते हैं। ये एक संस्था है, ये क्या करते हैं, एनजीओ टाइप का है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल, बताती है कि कितने ऐसे एमपी है या मिनिस्टर हैं जो क्रिमिनल केस फेस कर रहे हैं। और क्रिमिनल केस में दो तरह के, एक तो सिंपल होता है जैसे कि जेल में चला गया, ठीक है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, सरकार ने उसको रोक दिया, एक वो होगा। दूसरे वो है जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, यानी जघन्य अपराध, जिसमें हत्या, अपहरण, रेप और डकैती और किसी को फिरौती वगैरह, ये सारे आते हैं ना हीनियस क्राइम। तो ये दिया है, ये क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स इस रिपोर्ट में बोलते हैं। जो रिसेंट एनालिसिस है इसमें बताया गया है कि जो मिनिस्टर हैं सितंबर 2025 का, ये अभी का है, जो 643 है, इनमें से क्या है 47% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। ये अलग अलग राज्य हैं, देश के सभी राज्यों के एमपी और सेंटर के मिनिस्टर को सबको इंक्लूड करके बताया कि 47% ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, और इसमें से 27% ऐसे हैं जिनके ऊपर कौन से केस है, ये है क्रिमिनल केस, लाइक मर्डर है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, और इस तरह महिलाओं के खिलाफ है। अभी देखा ना आपने, अभी पंजाब का केस था, एक एमएलए थे पंजाब में आम आदमी पार्टी वाले, वो पुलिस से बचकर भाग गए, फिर बाद में उनको दोबारा पकड़ा गया। तो ये यानी कि इस तरह के केस है। इसके अलावा काफी ऐसे हैं जो माननीय जेल में हैं। तो ये बताता है कि हम कैसे अपने नेता चुन रहे हैं, समाज कैसा हो रहा है। और 27% ऐसे जिनके ऊपर जगह बहुत ज्यादा सीरियस ये है। इनमें पार्टी वाइज डाटा में दिया है, डीएमके में 87% है, इसके अलावा जो कांग्रेस है इनमें 47%, जो इसके मिनिस्टर है ना, यानी कि अलग अलग स्टेट में जैन की सरकार है इन पार्टियों की, तो उनमें कितने हैं 74% ऐसे हैं। बीजेपी में 40% है, और जो एमपी है, एमपी में दिया है कि 29% है जिनके ऊपर सीरियस चार्ज है, और 44% के ऊपर जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। देखना, अगर हम पास्ट ट्रेंड देखेंगे ना, तो आप देखना 2004 में कम थे, 2009 में उससे ज्यादा हो गए, 2009 के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें 14 में उससे ज्यादा, 19 में इससे ज्यादा, और 25 में इससे ज्यादा। यानी हर साल एक आप ग्राफ देखेंगे तो आपको ना कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, तो ऐसे ग्राफ दिखाई देगा। यानी हर साल बढ़ते जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो दागी पृष्ठभूमि के हैं। इसमें दिया है कि जो 11 स्टेट है, 11 स्टेट ऐसी हैं जिनमें 60% से ज्यादा जो मंत्री हैं उनके ऊपर क्रिमिनल केस है। ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनमें किसी के ऊपर भी क्रिमिनल केस नहीं है, जैसे हरियाणा, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है। ये फिलहाल का डाटा है, हो सकता है कि जैसे कई सारे स्टेट पहले कम थे, अभी किस स्टेट में अभी कम है, ये रहता है। ये पार्टी वाइज बदलता रहता है डाटा हर साल। इसके अलावा दिया है कि जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं, वित्तीय बोलते हैं ना सरकार की, आपको अपनी संपत्ति के बारे में बताना है, आपको अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं तो आपको जेल जाएंगे। तो इसमें दिया है कि जो रजिस्टर्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं, जुलाई 2025 में ये दिया है कि इनमें क्या किया, 223% इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, और बढ़ोतरी देखी गई है। और इनमें ये दिया है कि 73% जो पार्टी है ना, जो ये है अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टियां है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी, यानी जिनको मान्यता नहीं मिली है, उनमें से 77% ने
अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया। यानी कहीं ना कहीं पार्टियां क्या कर रहे हैं, लोग पार्टियां खोल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप कल का ही देखेंगे ना केस, झारखंड और बिहार के आसपास के एरिया में था, आया था कि जहां आईटी प्रोफेशनल पार्टी को चंदे के नाम पर वाइट ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का ऐसा स्कैम सामने आया है। रीजनल पार्टियों को ये बताया है कि इन्होंने क्या किया, 40 रीजनल पार्टियां हैं जिन्होंने टोटल इनकम डिक्लेयर किया 2532 करोड़ 2023-24 में डिक्लेयर किया था। और ये क्या बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, यानी अननोन सोर्स से पैसे आए हैं, इन्होंने बताया नहीं है। और इसके अलावा हम देखते हैं, ये अगर हम पहले का डाटा देखें तो 2000 ये है 2000 फाइनेंशियल ईयर 4-5 से लेकर 2022-23 तक तकरीबन 19,000 करोड़ ऐसा फंड आया था जो अननोन सोर्स से था। 19,000 करोड़, 1 करोड़ इतने ज्यादा हो जाते हैं, 19,000 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यानी उनको पता ही नहीं है कहाँ से पैसे आ रहे, कोई आता है उनको पैसे दे जाता है। कहने का ये मतलब हो गया अज्ञात स्रोत से आया है, वो बता नहीं पाए हैं। इसके अलावा है कि ये स्टेट वाइज इन्होंने पब्लिश किया है। कुछ ऐसे हैं जिनके पास बिलियनियर होता है, जिसके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हो। तो यहाँ बताया है कि ऐसे जो सबसे 11 जो स्टेट है जिनमें मंत्री हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तो इसमें दिया है कर्नाटक में सबसे ज्यादा, फिर आंध्रा में, फिर महाराष्ट्र में है। ये रिपोर्ट आई है। तो आप ये सोच के देखिए, जब इतने ज्यादा ऐसे हैं जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा, वो आम आदमी की कितनी समस्या है समझता है। यानी कि उसके पैरेलल में जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, उसके बराबर में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो रहा है जिसके पास 1 करोड़ है या 1 करोड़ भी नहीं है। देश में आप पॉवर्टी के लाइन निकाल कर देखना, अगर आप 1 करोड़ करेंगे तो आधे से ज्यादा देश गरीब है, मैक्सिमम देश गरीब है। तो यानी उसके पैरेलल में कोई खड़ा होगा तो वो कहाँ जीत पाएगा। ये इसलिए दिया हुआ है डाटा ऐसा। फिर अगला है कि ये है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि वंशवादी राजनीति। तो इसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या लोकसभा में 31% हैं और राज्यों में है 20%। यानी आप एमएलए, अगर आपको एमपी बनना है तो किसी ना किसी परिवार से आपको होना चाहिए, ये कहने का है। तकरीबन 31% ऐसे एमपी हैं जिनके पिताजी एमपी थे या किसी न किसी राजनीतिक परिवार से हैं। दूसरा है एमएलए में है 20%, ये अलग अलग स्टेट का निकल के आया है। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें ना 2-3 चीजें दिख रही है। यानी पॉलिटिक्स क्या है, कुछ लोगों के हाथ में सीमित होती जा रही है और वो क्या करते हैं, जो पॉलिटिक्स में आते हैं वही सरकार रन करते हैं और वो हर चीज को प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या निकलता है, हम एक सिंपल डेफिनेशन देखते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है। अगर आपको लिखना रहे तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रेफर टू इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ ब्रेकर। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये क्रिमिनल होते हैं ना, इनका इन्फिल्ट्रेशन होता है और ये क्या करते हैं, ये करप्ट हो जाते हैं। इनका कहाँ पर होता है, पॉलिटिकल सिस्टम में। यानी क्रिमिनल लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो उसको राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। ये है, अभी आप देखना, अभी बिहार में इलेक्शन है तो आप पार्टी वाइज डाटा देखना कि किस पार्टी के कितने एमएलए अपराधी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपराधी पृष्ठभूमि के और उनको टिकट दिया, हर उनमें कितनों के ऊपर हत्या, अपहरण, रेप और इस तरह के बाकी के केस हैं। तो ये आपको देखने का रहेगा। इसके अलावा इसको लेकर ना कुछ कानून पहले से बिल्कुल बने हुए हैं। जैसे ये क्या रहता है, सेक्शन 8 है, इसमें क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 में ये कानून बना था। इसके तहत ये रहता है कि जैसे आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या क्या नियम कायदे होने चाहिए, ये है आरपीए बोला जाता है इसको। इसमें ये बोला गया कि अगर कोई 2 साल तक है, जिसको क्या है, जिसको कन्विक्ट हुआ है 2 साल की सजा, और तो उसको 6 साल के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ये है। इसके अलावा कुछ केस है, यूनियन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन, ये है, ये 2000 केस का है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन का केस है। इसने क्या बोला, इसने बोला था कि जो भी व्यक्ति हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको अपनी हिस्ट्री डिक्लेयर करनी पड़ेगी, पुराने समय में क्या केस थे, अभी क्या चल रहे हैं, ये आपको उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा लिली थॉमस केस है, इसमें क्या है, इसमें ये बोला है कि इसमें बोला गया था कि जो कन्विक्टेड है उनको पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसके अलावा है
पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस 2018 का, इसमें बोला है कि ऑर्डर दिया था कि इनको क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था पार्टी को ना ये डिक्लेयर करना होगा कि उसकी पार्टी में कौन कौन से दागी पृष्ठभूमि के लोग हैं, ये करना होगा, ये दिया था। अब कितने करते हैं, कितना आपको पता लगता है वो तो आप ही जानते हैं, पर आपको अवेयर होना चाहिए एक सिटीजन के रूप में। फिर इसके क्या क्या कारण है, ऐसे कौन कौन से रीजन है जो हमने शुरू में बताया था। देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्टोरल विनेबिलिटी, ये क्या करते हैं, जो पार्टियां होती है ना, पार्टियां कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको वोट नहीं, उसको टिकट नहीं देती, पार्टियां ये देखती है किसके जीतने की ज्यादा संभावना है, और जब जीतने की संभावना देखते हैं तो जीतने की संभावना कई बार इनकी ज्यादा रहती है, तो इसलिए इनको ज्यादा, यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं रहता कि इसको वोट नहीं देना चाहिए, तो हर पार्टी उसी को वोट देती है, उसी को टिकट देती है, सॉरी उसी को टिकट देती है, तो वो जीत जाता है। इसके अलावा है मनी एंड मसल पावर, ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के होते हैं ना, इनके पास काफी बड़ा नेटवर्क होता है, और कैसे होते हैं, यानी ऐसे लोगों का नेटवर्क होगा क्रिमिनल टाइप का, तो ये ना अपनी मसल पावर का यूज करते हैं, और इसके अलावा अच्छे खासा ब्लैक मनी इनके पास रहता है, तो उससे क्या करते हैं, उससे ना उस एरिया में प्रभाव जमाना शुरू कर देते हैं, और इससे इनके जो जीतने के चांस है उससे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा क्या रहेगा, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये क्या करते हैं, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले रहते हैं ये अपनी ना रॉबिन हुड की छवि बनाना शुरू कर देते हैं, और क्या करते हैं, जो ये कुछ रॉबिन हुड टाइप के, यानी अमीरों को नहीं परेशान कर रहे, गरीबों को सॉरी अमीरों को परेशान कर रहे हैं, गरीबों को नहीं कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, इस तरह की, या फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट से खुद को जोड़ लेते हैं, इस तरह का रहता है, या पर्टिकुलर धर्म से जोड़ लेते हैं, ये करेंगे, और इससे क्या रहता है, इससे मोबिलाइज हो जाते हैं उस धर्म के, उस कास्ट के लोग, और उस यानी कि वो जो होते हैं ना, जो कि गरीब लोग, उससे उनकी तरफ मोबिलाइज हो जाते हैं, ये इस तरह का यूज करते हैं टूल टैक्टिक्स। इसके अलावा मीडिया क्या करते हैं, मीडिया भी ना इनको ग्लैमराइज करना शुरू कर देता है, अच्छा ये देखिए, ऐसा देखिए, वो ऐसा देखिए, इससे लोगों में ना एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हाँ ठीक है, अच्छा होगा, बिल्कुल ये करके। अगला रहेगा स्टेट क्राइम नेक्सस, इससे है जो ये क्या करते हैं, ये इसलिए भी आते हैं अपराधी व्यक्ति, क्योंकि इनको पता है कि जब ये अपराधी व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो इनको इम्यूनिटी हो जाएगी, यानी कि जब सिस्टम में आएंगे सिस्टम को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, और इनके खिलाफ जो केस है उनको दबाने के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसके अलावा क्या रहता है, लूप होल होता है, स्ट्रक्चर लूप होल, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा है हमारा सिस्टम, मैं बिल्कुल यहाँ पर वो नहीं बोलूंगा कि गलत है, पर यहाँ पर इश्यू क्या आता है, यहाँ पर ये रहता है कि यानी कि कई जगह ऐसा होता है कि नोटा के ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तब भी क्या रहता है, नोटा के बजाय ना जिस कैंडिडेट को, मान लो कहीं भी किसी भी एरिया में 100 वोट पड़े हैं, अगर नोटा को पड़े हैं 10 वोट और बाकी को मिले हैं, किसी को 4 वोट मिले, किसी को 3 वोट मिले, किसी को 2 वोट मिले, ऐसे करके 4 वोट वाला क्रिमिनल है तो क्रिमिनल जीत जाएगा, ऐसा सिस्टम है। तो ये क्या रहता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये देखते हैं नोटा के ने हटाकर इसके बाद जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो जीत जाएगा, चाहे उसको लोगों ने बहुत कम ही वोट दिए हैं तब भी जीत जाएगा। अगला हम देखते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ये तो ये देखा था कि किन किन वजह से दागी पृष्ठभूमि वाले लोग पॉलिटिक्स में आते हैं। अगला है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव होता है इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी हम बोलते हैं ना कानून का शासन है, कानून का शासन ना यहाँ टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, ये लेजिस्लेटिव कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने लग जाते हैं। यानी कानून इस तरह हमने देखा कि देखो पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहे हैं, अभी 47 है, कल को 60 हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अंडरमाइन द Constitution principle equality before law and blur the line between law maker and law breaker। ये कानून बनाने वाले और तोड़ने वाले के बीच में ना, तोड़ने वाले क्या होते हैं जेल में होने चाहिए, कानून बनाने वाले नहीं होने चाहिए, तो ये क्या करते हैं उसको उस लाइन को खत्म करना शुरू कर देते हैं। क्यों, कानून ही ऐसे बनेंगे जो इनको फायदा करे। फिर इसके अलावा पॉलिसी कैप्चर, पॉलिसी क्या रहता है, जो पॉलिसी होता है पॉलिसी को ना अपने फेवर में कैप्चर कर लेते हैं। इसमें क्या रहेगा, इसमें जैसे कि माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिकर माफिया हो जाते हैं, ये अलग अलग स्टेट में हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं पर है, लगभग स्टेट में मिलते हैं, साउथ में भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, जो
इन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर देते, जबकि पब्लिक वेलफेयर इससे ना हार्म होने लग जाता है। सरकार का ध्यान ना पब्लिक वेलफेयर से हटना शुरू हो जाता है। ये रहता है पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण यानी डेवलपमेंट के काम से। वीकनिंग द इंस्टीट्यूशन, ये क्या करते हैं, ये इंटरफेरेंस करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पुलिस की पोस्टिंग में इंटरफेयर है, उसका वहां पोस्टिंग करना, अच्छा वो मेरे खिलाफ काम कर रहा था उसकी दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। ये करके ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफर, अधिकारियों का ट्रांसफर, इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने लगता है। इससे जो मोरल, जो पूरा सिस्टम है ना उसका मोरल गिरने लगता है। और इससे क्या होगा, इससे लोगों का उस सिस्टम के ऊपर से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। नहीं पुलिस काम नहीं कर रही, नहीं अधिकारी काम नहीं करे, क्यों, वो उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाते हैं। एक्शन क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, इस वजह से। फिर क्या रहेगा, करप्शन एंड ब्लैक मनी फैलना शुरू हो जाता है। ये क्या करते हैं, ये ना, ये पॉलिटिशियन बनने के बाद ये इसको और ज्यादा फैलना शुरू हो जाता है। यानी गलत तरीके से जो पैसा आ रहा है उसको किसी न किसी तरीके से ना उसको छिपा लेते हैं। क्यों, वो लॉ मेकर बन गए हैं। यहाँ पर गवर्नेंस, शासन के अंदर ना हमें कमियां दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ डेवलपमेंटल काम होते हैं वो हैम्पर होने लग जाते हैं, और बाकी जगह एक्टिविटी इन्वॉल्व होने, क्योंकि इनको डेवलपमेंट से कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं रहता है। जो इस तरह के लॉ मेकिंग प्रोसेस में आ जाते हैं या मंत्री बन जाते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लोगों का भला हो या नहीं हो। इलेक्टोरल डिस्टोर्शन, इससे क्या रहेगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी बताया था। यहाँ पर क्या रहेगा ना, फिर वो अपनी पावर का, अपने प्रभाव का, अपने लोगों का प्रयोग करके बूथ कैप्चरिंग से लेकर, क्योंकि उनको पता है कि उनको 4 वोट से जीत जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे ना, वो बाकी के वोट कम करने की कोशिश करेंगे। जिसके 3 हैं इसके कैप्चर करके यहाँ पर ले आएंगे। वो हर तरीके से ये काम करने के, देखिए बूथ कैप्चरिंग का ना ये पहले का था, ये 1990 में बूथ कैप्चरिंग की बात की थी। अब दूसरी तरीके से उसको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। फिर अगला रहेगा वे फॉरवर्ड, यानी तरीका क्या हो सकता है, जब इतनी समस्या है तो इसका रास्ता क्या हो सकता है, तो इसको कैसे, इसका समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, लीगल रिफॉर्म किया जा सकता है। जैसे कि आरपीए में अमेंड किया, आरपीए है ना जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। जिसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जिनको सीरियस जो ऑफेंस है ना, उनको ये लॉ कमीशन ने भी बताया था 2015 में, उनको क्या किया जाए, उनको बैन कर दिया जाए, सिंपल रहता है। इसके अलावा लाइफ टाइम बैन होगा, जिनको ज्यादा सजा 6 साल से, उनको लाइफ टाइम बैन किया जा सकता है। जुडिशियल, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा सकते हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, यानी कि अलग से न्यायालय बना दे। उसके लिए क्या करें, जो भी, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या करते हैं ना, ऊपर सारी चीजों को रन करते हैं, तो जो भी इस तरह के केस आते हैं उनको जल्दी से उनका निपटारा करके ना, अगर कोई दोषी है तो उसको तुरंत सजा दे। उससे क्या रहेगा, जो अपराध है वो भी वहां जाने से कतराने शुरू कर देंगे, अरे वहां तो बड़ा जल्दी हमें सजा मिल जाएगी, और उनको अच्छी खासी सजा मिले। तो इसके अलावा क्या रहेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म रहेगा। ये क्या है, यानी कि जो साफ पृष्ठभूमि के हैं उन लोगों को ना बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उनको स्पेशल उनके लिए टाइम वगैरह कुछ अलॉट कर दिया जाए। जो अच्छे साफ पृष्ठभूमि के हैं, जो इस तरह के हैं, तो उनके लिए टाइम वगैरह कम अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया जा सकता है, जैसे कि जब पार्टियां होती है ना, पार्टियों में डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जा सकती है। ये क्या करते हैं, और पार्टी के अंदर भी रिफॉर्म किया जाए कि जो डिसिप्लिनरी कमेटी वो देखे कि उसमें कि किन कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, अगर दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, वो सारी चीजें देखे और इनको रोकने, और उसका ना रीजन पब्लिश करे। अगर टिकट दिया जाता है, यानी अगर भाई चुनाव जीतने के आधार पर टिकट देते हो तो ये क्यों दे रहे हो, ये तो एक पैरामीटर नहीं होता। तो जब हर कोई इस आधार पर टिकट नहीं देगा तो फिर अपने आप ही जीतने के चांस कम हो जाएंगे। पता है ना, रीजन पब्लिश करना चाहिए, रीजन की भी टिकट क्यों दिया गया। इसके अलावा वोटर सेंट्रिक रिफॉर्म, यानी कि जो चुनाव में ना सुधार किए जाने चाहिए। अभी हाल फिलहाल में ना एक आर्टिकल संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 130 भी आया है। ये भी क्या है, इसमें भी है कि भाई 30 दिन से ज्यादा अगर कोई रहता है तो उसमें 5 साल की सजा वाले केस में तो वो अपना पोस्ट छोड़ देगा। तो ये करके भी आया है, इसका हम आपको लिंक में शेयर कर देंगे, यहाँ लगा भी देंगे वीडियो के अंत में, तो वो देख सकते हैं। ये करंट में ना काफ़ी चर्चा में है और इसको आप अच्छे से यूज कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।